वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का बिहार दरोगा का वॉल्यूम 3 से सेट प्रैक्टिस 3 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 3 हम। फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपको अभिनय क्षेत्र से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारतीय सिनेमा में स्वर्णिम युग के प्रतिष्ठित और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1946 से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। इनका जन्म 1927 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कहता उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उड़ीसा के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र EFEE द्वारा दिए जाने वाला एक वैश्विक इको लेवल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर समर सर्विस किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रयान मिशन के तहत। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 सबील की डीप ऑपरेशन मिशन समुद्रयान मिशन को 2026 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी है। इस मिशन को नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जिमो 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, ऐसा ही है। यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, ये भी सही है। इस मिशन में इसरो, नासा, एक्सो और स्पेस एक्स की साझेदारी थी, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से कोई नहीं, मैंने सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में लिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 50 एकड़ में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाने की योजना है। यह एक राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में काम करेगा। जनवरी 2026 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको कहाँ है? केरल में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। केरल के कन्नूर जिले में स्थित यह अभ्यारण्य पश्चिमी घाट की ढलानों पर फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप किस देश ने लॉन्च किया है? विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन ने लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विहांग विश्वविद्यालय की बीजिंग चीन के प्रोफेसर ली हुआंगे ने टीम ने विश्व का प्रथम नन बाइनरी AI चिप बनाया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है? टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इसका राइट आंसर होगा भारत ने बायोटेक और वाइपर बार टाइफाइड सुगमी टीका TCV विकसित किया, जिसे वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व योग्यता प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 150वीं जयंती मनाई गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इनका 150वीं जयंती मनाई गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ERM से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ERM से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो रहा है तो आपको दरभंगा और मधुबनी हो रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
बजट 2025-26 में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। इसमें मिथिलांचल की खेती करने वाले किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सीमेंट उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। भारत पूरे विश्व में 8% अधिक सीमेंट का उत्पादन करता है। भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्यों का क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? तो आपको राइट आंसर होगा मुंबई में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के समान में दक्षिणी मुंबई स्थित कर्नाट रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में 1868 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका ने जीता। किसने? दक्षिणी अफ्रीका ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम किया। यह मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स में संपन्न हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 17वां मैंने आपका 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में रूस के कजान शहर में, जबकि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जुलाई 2025 में आयोजित हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है? किस देश ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करना था। अमेरिका वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर फोर्डो, नाताज और इस्फहान को निशाना बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनंत गोयनका है। अनंत गोयनका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अनंत गोयनका वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है। न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिवस मनाने की घोषणा की है? न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एरिक एडम्स ने। एरिक एडम्स ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम ने अप्रैल 2025 में यह घोषणा की। यह घोषणा के बाद अब प्रत्येक वर्ष न्यूयॉर्क सिटी में 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 है। कुमुदिनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी? कुमुदिनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा कथक नृत्य से संबंधित थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कुमुदिनी लखिया प्रसिद्ध कथक नृत्य गाना थी। 95 वर्ष की आयु में 2025 में इनका निधन हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको कौन नहीं है? तो आपको हो जाएगा मित्र विभूषण नेपाल। ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि मित्र विभूषण सम्मान अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसे? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। श्रीलंका ने प्रदान किया है। कौन? आपको श्रीलंका ने प्रदान किया मोदी जी को जो भारत के पीएम, उन्हें सम्मान दिया गया है। इस प्रकार नहीं पूछा है, राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा मोहन चरण मांझी बने। मोहन चरण मांझी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 4 राज्यों में एक साथ हुए विधानसभा चुनाव में अन्य 3 जगह के मुख्यमंत्री का एक से अधिक कार्यकाल है। वही उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को पहला कार्यकाल है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें जीत मिली है।
कुल 147 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, आपको कृषि संबंधित तकनीक का प्रचार आसान नहीं, इसका कारण क्या है? कृषि संबंधित तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाना होगा। बी में है ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। सी में किसानों को डर रहता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल ना हो जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। आपको अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसमें करों के बोझ को टाला जा सकता है, जैसे बिक्री कर। बिक्री कर वास्तव में विक्रेता पर लगता है। खजाने में कर जमा करने का दायित्व भी उसी पर होता है। उस विक्रेता उसे पुनः या अंशतः क्रेता पर टाल सकता है। अप्रत्यक्ष कर के करदाता और सरकार के बीच कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि कर का तत्कालीन बोझ किसी और के ऊपर होता है और कर अंतर बोझ किसी और के ऊपर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों का एक खाली जगह है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसी एक समय में एक जैसा सामानों के लिए एक समान मूल्य। किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को खाली जगह कहा जाता है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सिंडिकेटवाद कहा था, सिंडिकेटवाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद कहा जाता है। यह पूंजीवाद एवं स्टेट सोशलिज्म के स्थान पर चलाया गया शासन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ लिया जाता है। आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ में लिया जाता है। तो किस अर्थ में लिया जाता है? तो आपको किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण के कारण होती है। ऑक्सीकरण के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। माइक्रोप्लाज्मा एवं मिथेनोजम बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से क्या समानता है? माइक्रोप्लाज्मा एवं मिथेनोजम बैक्टीरिया में निम्नलिखित में क्या समानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अवयवी शोषण की उपस्थिति। अवयवी शोषण की उपस्थिति। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। माइक्रोप्लाज्मा एवं मिथेनोजल बैक्टीरिया में यह समानता है कि दोनों में अवयवीय शोषण पाया जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन की ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपको भोजन को देखकर लार का श्रावण। भोजन को देखकर लार का श्रावण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भोजन को देखकर लार का श्रावण होना प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 है। अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इमारत की वरीयता दी जाती है, क्यों? अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों में संरचनात्मक डिजाइन में इस्पात की वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। इस्पात की तम्यता अधिक होती है, तो इसका गुणक तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सत्य है? पूछा है सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दिए गए कथनों में आपका सी सत्य है, क्योंकि गर्म करने पर अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल का आयतन प्रसार गुणांक अन्य द्रव्यों की तुलना में ज्यादा होता है। अल्कोहल का आयतन प्रसार गुणांक लगभग 110 × 10⁻⁵ प्रति किलो कैलोरी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। कहता है किसी सरल लोलक या कामनी
कमानी से लटके हुए पिंड का दोलन प्रणोदित कहलाते हैं। जब किसी सड़क लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं। जब तो इसका राइट आंसर होगा वाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। वाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। किसी सड़क लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं जब वाह्य कारक दोलन की निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों को बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो इन कणों को उनके वेग के बढ़ते क्रम को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कहता है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपको सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। यदि मानव में लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण को घोल रुधिर का समप्रासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? प्रश्न है यदि मानव को लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल रुधिर का समप्रासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आरबीसी एस का व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका लाल रक्त कोशिकाओं को समान लवण विलयन में तनुकृत किया जाता है तो इन कोशिकाओं के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को केंद्रिका अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका आपको अनुपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर गोल्जी काय को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है गोल्जी काय इसमें खोज कैमिनो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म नलिकाओं और समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका का संश्लेषण प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्ट्रॉन कहा जाता है। सिस्ट्रॉन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आनुवांशिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है। जीव दर में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? जीव दर में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको 19:81 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? प्रश्न संख्या 39 है। नींबू को लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस कमी से? तो तांबा की कमी से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग, ड्राई बैक रोग तांबा की कमी से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? कहता है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको संघ प्रोटोजोआ के जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संघ पोरीफेरा के संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? इसका हुआ एम्फीबिया वर्ग का, एम्फीबिया वर्ग का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी हो गया। मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको जिबेरलिंस, जेबरलिंस का। इसका राइट आंसर आपका टी होगा। जिबेरलिंस पादप हार्मोन के छिड़काव के द्वारा बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी का, इनमें से सभी है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, ये भी आपका सही है। सी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन में बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों को और प्राणियों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरिस्टोटल ने किया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है, डीएनए में मौजूदा शर्करा होती है, डीएनए में मौजूदा शर्करा होती है तो आपको डीऑक्सीराइबोस में होता है, डीऑक्सीराइबोस में होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा अर्थात डीएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल में संयोजक में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुभाग होते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, प्रश्न संख्या 46 है, महाजनपदकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में व्यापारियों को सामान खरीदने तथा बेचने को कर देना पड़ता है, दो में व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, दो में आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। एक है व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था, ये आपका सत्य है, और 3 है आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, ये भी सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 3 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, विलियम्स जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है विलियम जोन्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था, ये आपका सही नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचा, कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय में उनकी एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई। जोन्स कानून के जानकार होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन में अध्ययन किया था, वह फ्रांसीसी और अंग्रेजी जानते थे, उन्होंने एक दोस्त की अरबी फारसी भी सीखी थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, प्रश्न संख्या 48 है, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक से, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। वैदिक काल में राजन का पद वंशानुगत नहीं था और राजन का मुख्य रूप से सेनापति और पुरोहित के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी था। विदत जो था यह सबसे पुराना था, जो पुरुष और महिलाएं दोनों हिस्सा लेती थी। द्वितीय सभा थी ब्राह्मण का, जो संभवतः एक सभा थी, और समिति यह गांव की सभा थी और पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें हिस्सा लेती थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों सही, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है, बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध स्मारकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका टी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे,
प्रश्न संख्या 51 है कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि बलबन के संबंध में 3 कथन सत्य हैं। गयासुद्दीन बलबन उलू खान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका सत्य है। उन्होंने राजा की दीप्ता का विचार शुरू किया था। उन्होंने सजदा और पाबूस की प्रथाएं शुरू की, ये भी सही है। उन्होंने फारसी त्योहार नवरोज को शुरुआत किया, ये भी आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मैंने उपयुक्त में सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। इसका राइट आंसर होगा खराज कहते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो उत्पादन पर 50% लगता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 53 है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डलहौजी के समय हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के भारत की हड़प नीति के सिद्धांत के दौरान हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको लॉर्ड ब्लेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। इसमें सहायक संधि वाले राज्य क्रम है हैदराबाद, मैसूर, उसके बाद पेशवा। हैदराबाद 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। मैसूर आपको कब किया, 1799 में स्वीकार किया। और पेशवा 1802 में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। निम्नलिखित विद्रोह को काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। तो इसको कौन व्यवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह और नील विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह और नील विद्रोह है। इस प्रकार आपको सन्यासी विद्रोह कब हुआ है, तो सॉरी, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पवना विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था आपको कब हुआ था, 1763-1800 में हुआ है। जबकि नील विद्रोह आपको हुआ है, नील विद्रोह कब हुआ है, तो 1859-60 में हुआ है। और पवना विद्रोह कब हुआ है, तो 1873-76 में हुआ है। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पवना विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। मैजिक लांटेन व्याख्या, मैजिक लांटेन लिटरेचर तमिलनाडु की जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। मैजिक लांटेन व्याख्या तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन की था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरुनेलवेली वैली में तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संगम का गठन किया, जिसे स्थानीय जनता को प्रेरित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग, प्रश्न संख्या 57 है। एनी बेसेंट होम रूल लीग संगठन का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था। तो किन्हें नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जॉर्ज अरुंडले को नियुक्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास अब चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में इसकी स्थापना 200 शाखाएं थी। जॉर्ज अरुंडले को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक संकल्प था जिसका स्वतंत्र भारतीयों के संविधान के आदर्शों को परिभाषित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किया। भारतीय संविधान के प्रस्ताव इसी पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको धन विधेयक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
आपको नए राज्यों का गठन विधेयक तथा सीमा परिवर्तन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही धन विधेयक 110 को परिभाषित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है, भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 266 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत सरकार को प्राप्त ऋण, राजस्व और ऋण की अदायगी से प्राप्त धन भारत के सचिव निधि में जमा किया जाता है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, आपको भारत में जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भारत में जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक या अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अनुमति देता और न ही अनुमति देने को मना करता है और यह पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जेबी वीटो को पहली बार प्रयोग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 62 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यवस्थाओं, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि ली गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में है? जनप्रतिनिधियों द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको तीसरी अनुसूची में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन और तीसरी अनुसूची में शपथ की व्यवस्था का प्रारूप, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधि और पांचवी अनुसूची में SC/ST प्रशासन को नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो आपको एडविन लुटियंस थे, एडविन लुटियंस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है। 1950 ईस्वी में के पहले तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इनका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने हॉवर्ड बेकर सह वास्तुकार के साथ मिलकर तैयार किया था। ली कार्बुजियर चंडीगढ़ शहर के रूपरेखा तैयार किए थे। आपको राष्ट्रपति भवन पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 है, अधिक लोकसभा सीटें वाले राज्यों का सही क्रम क्या? अधिक लोकसभा सीटें वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार है। आपको उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में आपको 42 है और बिहार में आपको 40 है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि अर्जेंटीना जो है 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, भारत जो है आपको 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, ऑस्ट्रेलिया जो है 7.692 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, ब्राजील जो है 8.516 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। 67 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में खनन क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज है। आपको मिलान करना है। तो ये में है खेती, तो खेती किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो 4 हो जाएगा। बी में है जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के प्रसिद्ध है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में सी में है तलचर, तो तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए है, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद में डी में कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ एक्स के लिए, तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। निम्नलिखित में भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तथा भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, लेह में होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है, जहाँ 19 से 20 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है, अरल सागर निम्नलिखित में किन देशों के बीच स्थित है? अरल सागर निम्नलिखित में किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अरल सागर काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित एक झील है। आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी इसी झील में गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है, दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो आपको बोल्विया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मादागास्कर पे स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश है जो चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे तथा ब्राजील है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती है, बल्कि उच्च तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। संवहनीय धाराओं का जन्म होता है, इसलिए इसे कटिबंध भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोल ड्रम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कहता है सुमेलित नहीं है। तो इसका आपको गिरनार पहाड़ियां पूर्वी भारत, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि गिरनार पहाड़ियां जो है आपको पहाड़ियां गुजरात की जूनागढ़ में स्थित है। इसे सबसे बड़ी चोटी गोरखनाथ है। गोरखनाथ गुजरात की सबसे बड़ी चोटी है, जिसे दात्रेय मंदिर स्थित है। तो आपको पूर्वी भारत ए नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। प्रश्न संख्या 73 है, सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण और व्यवस्थित करें। सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करें। ए में झेलम, 2 में सतलज, 3 में रावी और 4 में चेनाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको झेलम फर्स्ट होगा, सेकेंड में होगा, 2 में होगा आपको चेनाब होगा, 3 में होगा आपको रावी और 4 में होगा सतलज। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 4 3 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है, निम्न को गलत को चयन करें। निम्न को गलत को चयन करें। तो गलत हो जाएगा आपको ए, विद्युत प्रतिरोध का नियम कूलाम है। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? आपको ओम द्वारा। इस प्रकार गलत पूछा था, राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 17 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तथा इसी वर्ष 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना रखा गया है, और आपको 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण दिवस मनाया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है, प्रमुख नहरें उसकी स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको पनामा नहर, मिशिगनी और प्रशांत महासागर। पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है। किसका? कैरिबियन। इस प्रकार सत्य नहीं, तो राइट आंसर सी होगा, क्योंकि पनामा नहर जो है आपको कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। इस प्रकार नहीं पूछा, तो राइट आंसर आपका सी होगा। बाकी आपका सुनहर, सुपियर झील और ह्यूरन झील सही है। स्वेज नहर, राज सागर, भूमध्य सागर सही है, और किल सागर, उत्तरी सागर और ब्लाटिश सागर आपका सही है, लेकिन आपका सी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर। ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है आपको कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है। कौन है? कैलाश मंदिर है, कैलाश नाथ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, जो एलोरा महाराष्ट्र औरंगाबाद जिला में स्थित है। असत्य है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ बेल्जियम। ये आपका गलत है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया है। इस प्रकार नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका सी होगा, जो आपको गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है, पुस्तकें एवं लेखकों के नाम में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको गलत सुमेलित पूछ रहा है, गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा मदर इंडिया, मैक्सिको गार्गे। आपको गलत सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे, भारत की प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कुमारी बिछिंद्री पाल है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला प्रीति सेन गुप्ता। कौन है? आपको प्रीति सेन गुप्ता है, जो 1993 में चढ़ी थी। बिछिंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। उत्तरी ध्रुव पूछा था, राइट आंसर आपका असत्य है, तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 81 है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर शोध केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर शोध केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा आपको गोवा में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पेरम्बूर और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री गांधीनगर। आपको प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गोवा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है, दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका राइट आंसर होगा आपको निफक संप्रदाय से, निफक संप्रदाय। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो साथ ही देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखेंगे 84 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो आपको हो जाएगा उम्मेद भवन बूंदी, ये आपका सही नहीं। उम्मेद भवन आपको जोधपुर राजस्थान कहाँ है? जोधपुर में है, आपको जोधपुर राजस्थान है। और नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है, 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरित्रम का लेखक कौन है? तो आपको दंडी है, दंडी। तो राइट आंसर आपका ए होगा। बाणभट्ट ने कादम्बरी की, भवभूति और मालती माधव की भर्तृहरि में नीति शतक और श्रृंगार शतक की रचना की है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 86 देखेंगे, जहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग है, आप इसे स्वयं बनावें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 86 का, इसका राइट प्रश्न आंसर होगा आपको 547, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 180, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है, इसका राइट आंसर होगा नमो, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है, 89 है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है, इसका राइट आंसर होगा 45, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, संख्या 92 है, इसका राइट आंसर होगा -2, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 93 है, इसका राइट आंसर होगा डी 3.13/90, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है, इसका राइट आंसर होगा आपको 63, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है, इसका राइट आंसर होगा सी 50,000 रुपया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, समूह उज्ज्वल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग है? समूह उज्ज्वल किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसका राइट आंसर होगा सम का है, इसका सम का, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, प्रश्न संख्या 97 अतीब का संधि विच्छेद होगा, अतीब का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अति प्लस ईव, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर होगा मैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या फिल इन द ब्लैंक, फिश द स्टेबल इन आर्टिकल लाइक ए, एन एंड दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है, विच द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द गार्डन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी वर्ड और बी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका प्रश्न सेट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे सेट नंबर 4, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।